मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस विषय को यह विषय बहुत गंभीर विषय है, इसलिए मध्य रात्रि रात्रि में हम सीधे आप कर रहे हैं कि क्या आम चुनाव संकट में आ गया है। और ये सवाल इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि असमय, बिल्कुल अचानक, पूरे देश को चौंकाते हुए एक ऐसे समय में चुनाव आयुक्त गोयल जी का इस्तीफा आता है। अरुण गोयल जी का इस्तीफा, जिनकी तस्वीर हमारे स्क्रीन पर टंगी हुई है, जो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। अरे कल की तो बात है, शुक्रवार को ये मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त, इन्होंने होम मिनिस्ट्री के साथ बैठक की, रेलवे के साथ बैठक की, पूरे देश में कैसे डिप्लॉयमेंट होंगे, कैसे चुनाव कराए जाएंगे, कैसे रेलवे से डिप्लॉयमेंट की आवाजाही होगी, अर्धसैनिक बलों की, इन तमाम विषयों पर बात हुई और अगले दिन इस्तीफा हो गया। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे क्या वजह है। 3 सदस्यों का पैनल होता है चुनाव आयोग। एक सदस्य अनूप जी ने फरवरी में रिटायर होने के बाद में पद छोड़ा और 2 रह गए थे। होना तो ये चाहिए था कि तीसरे की भी नियुक्ति होती, फुल स्ट्रेंथ के साथ आम चुनाव कराए जाते, लेकिन हुआ ये है कि जो दूसरे आयुक्त थे अरुण गोयल जी, उनका भी इस्तीफा हो गया है। तो अब अकेले रह गए हैं राजीव कुमार। अब राजीव कुमार की प्रोफाइल देखेंगे, राजीव कुमार बहुत सक्षम व्यक्ति हैं और हम उस पर आएंगे, लेकिन कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहते हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं और बारी बारी से हम उस पर बात करेंगे। ये सवाल क्या है कि क्या समय पर होंगे चुनाव? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव समय पर होंगे। दूसरा बड़ा सवाल है कि अकेले चुनाव कराएंगे सीईसी राजीव कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। तीसरा सवाल है, क्या मतभेद के कारण दिया अरुण गोयल ने इस्तीफा। चौथा सवाल है, अगर मतभेद थे तो वो ईवीएम को लेकर तो नहीं थे। पांचवा सवाल है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड से भी इस्तीफे का संबंध है। इन सभी विषयों पर हमें बात करनी है, जरूरी है। देश जानना चाहता है कि अचानक एक ऐसी परिस्थिति देश पर क्यों आ गई कि चुनाव से ठीक पहले ये घटना घटी और चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो किस तरह से होंगे, इस पर सवाल आ गया है। कुछ एक और घटनाएं जो घटी हैं उस पर भी आपको ध्यान देना होगा जब हम इन सवालों का उत्तर सोचते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है, संभावनाएं देखते हैं। एक तो ये कि एसबीआई को जो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में खुलासा करना था, चुनाव आयोग को जानकारी देनी थी, एसबीआई ने उस पर अपनी असमर्थता जताई और चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को बताया ठीक निर्धारित तिथि से एक दिन पहले, और सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है एडीआर के याचिका पर और कहा है कि ये कंटेम्प्ट के मामले को हम सुनेंगे। यानी ये तय है, जो कानून के जानकार हैं वो बता रहे हैं कि ये तय है कि एसबीआई पर सख्त कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड से जिन लोगों ने चंदा दिया चोरी छिपे और जिनको धंधा मिला चोरी छिपे, उन नामों का खुलासा होगा। उनमें कई शेल कंपनियां भी हैं, ऐसा बताया जाता है। अगर एक भी शेल कंपनी पाई गई जिससे कि चंदा लिया गया तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो जाएगा। उसके बाद बात बढ़ जाएगी। इसमें प्रधानमंत्री से लेके बीजेपी के नेता, पदाधिकारी, होम मिनिस्ट्री, अमित शाह जी, सब लोग आएंगे उसकी जद में। और इसकी सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इससे पहले इसकी भूमिका किसकी बड़ी होगी?
चुनाव आयोग की भूमिका इससे पहले आती है, यानी बीच वाली कड़ी। एसबीआई की डिटेलिंग जब जाएगी चुनाव आयोग के पास, चुनाव आयोग जब उसको वेबसाइट पे जारी करेगा और उसके बाद जो भी तथ्यों का खुलासा होगा वो अगर कानून के हिसाब से कार्रवाई करने लायक होगी तो सुप्रीम कोर्ट आएगा। यानी बीच में सबसे बड़ी कड़ी चुनाव आयोग है। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो चुनाव आयुक्त ने फैसला लिया है, आप देखेंगे राजीव कुमार जी ने उड़ीसा में ये कहा था पत्रकारों के सवालों के जवाब में कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो हम ईवीएम से भी चुनाव करा सकते हैं। शब्द उनके अलग थे। उन्होंने कहा था कि ईवीएम जो कहेगा, सब क्षमा कीजिए, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा हम वो करेंगे। यानी अगर ईवीएम से चुनाव कराने कहेगा तो ईवीएम से कराएंगे, बैलेट पेपर से कहेगा तो बैलेट पेपर से कराएंगे, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो हम कराएंगे, ऐसा राजीव कुमार ने कहा था। राजीव कुमार कौन? राजीव कुमार के बारे में थोड़ी जानकारी हम आपको बताते हैं, बहुत जरूरी है, मामले को, पूरे मामले को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये राजीव कुमार जी हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इनके बारे में ये प्रोफाइल है जो कि गूगल पर आप देख सकते हैं। इसको दिखाने का मतलब ये है, ये नहीं कि मैं इनकी प्रोफाइल बता रहा हूं, बताना चाहता हूं। आप सब जानते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उसके पहले सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर थे, उससे पहले फिनांस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे। अब यहाँ जो ये उनका कार्यकाल है फिनांस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के रूप में 1 अगस्त 2019 से 29 फरवरी 2020 के बीच। इससे पहले भी जो उनकी भूमिका रही, दरअसल 2017 से 2020 के बीच इन्होंने जो दायित्व संभाला है राजीव कुमार जी ने, जो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो दायित्व बहुत महत्वपूर्ण है। बैंकिंग सेक्टर को संभाला है, फिनांस सेक्टर को संभाला है, और ये वो काल था जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स पूरी तरीके से इसका लेन देन हुआ। यानी एक एक जानकारी राजीव कुमार के पास है, जो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनको इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में एक एक बात मालूम है, कोई भी इनकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। अगर एसबीआई कुछ तथ्य को छुपाना चाहेगा तो वो इसको पकड़ सकते हैं। ये राजीव कुमार की अपनी क्षमता है। अब जो दूसरे आयुक्त, जो चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने इस्तीफा दिया, अरुण गोयल जी, जिनकी तस्वीर आपके सामने है, ये कौन है, इनके बारे में भी थोड़ा जानना आपको जरूरी है, बस याद दिलाने के लिए, क्योंकि कड़ी से कड़ी जब जुड़ेगी तो आपको चीजें समझ में आएंगी, बात समझ में आएगी। अरुण गोयल जी वो व्यक्ति हैं जिनको विवादास्पद तरीके से चुनाव आयुक्त बनाया गया था। विवादास्पद क्यों? क्योंकि ये इससे पहले सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हुआ करते थे। वॉलेंटियर लिया केंद्र सरकार में, और वॉलेंटियर लेने के तुरंत 2 दिन बाद ही इनको चुनाव आयुक्त बना दिया गया। तो इस बात को लेकर चुनौती दी गई, और एडीआर ने ही चुनौती दी थी, और ये कहा गया कि ये तरीका गलत है। खासकर इसलिए गलत है क्योंकि चुनाव आयोग का पैनल क्या हो, कैसे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो, इस बारे में मामले सुप्रीम कोर्ट में जब पहले से चल रहे हैं, तो उसकी अनदेखी करते हुए चुनाव आयुक्त की ये जो नियुक्ति की गई है ये सही नहीं है। इसकी सुनवाई भी हुई, और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें यह कहा गया था कि जब तक सरकार कानून न बना ले तब तक एक ऐसा पैनल चुनाव आयुक्तों की या चुनाव आयोग की, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी शामिल है, उनकी नियुक्ति करे, जिसमें प्रधानमंत्री हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, और लीडर ऑफ अपोजिशन हो। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। लेकिन फिर भी अरुण गोयल जी को उनके पद पर बरकरार रखा गया। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस नियुक्ति को नहीं माना, उस नियुक्ति को माना। और ये 2022 की बात है। लेकिन अगले साल, 1 साल बाद, जब यही मामला आगे बढ़ा, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा
कि एडीआर ने कहा था कि ये नियुक्ति गलत है क्योंकि ये पक्षपातपूर्ण है, ये हमेशा सरकार के फेवर में ही काम करेंगे। क्योंकि तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इस बात को नहीं मानते कि सरकार ने इनकी नियुक्ति यानी अरुण गोयल की नियुक्ति की है तो अरुण गोयल उनके चाटुकार ही होंगे, उनके कहने पर ही काम करेंगे, ऐसा हम नहीं मानते, और एडीआर की वो याचिका खारिज हुई। इस बीच ये घटना घटी थी कि सरकार ने एक अध्यादेश ला करके एक ऐसी व्यवस्था बना दी कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार कर सकती है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना जरूरी नहीं है। 3 लोग होंगे, एक प्रधानमंत्री, दूसरा कैबिनेट मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री जिनको तय कर दें, और तीसरे लीडर ऑफ अपोजिशन। तो ये व्यवस्था बदलने के बाद में फिर इसको कानून का भी रूप दे दिया गया। आपको याद होगा कब? तब जब 146-47 सांसदों को सदन से बाहर कर दिया गया था, सदस्य निलंबित कर दिया गया था। उसी दौरान ये इलेक्शन कमिश्नर का जो बिल है, नियुक्ति वाला पैनल वाला बिल, वो लाया गया और पारित किया गया। अब आज सरकार अपर हैंड में है। अगर वो चाहे तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हाथों चुनाव करा सकती है, और वो चाहे तो 2 और आयुक्तों की नियुक्ति कर सकती है। लेकिन ऐसा करने में अब चुनाव की घोषणा में ज्यादा समय रह ही नहीं गया था। शुक्रवार तक पूरा जायजा लिया जा चुका था। माना जा रहा था कि अगले 2-3 दिन में, चाहे 14 तारीख हो, 15 तारीख हो, ये घोषणा कभी भी हो सकती है। चुनाव आयोग बिल्कुल तैयार था। तो क्या अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की राह में चलेगी सरकार? तो क्या चुनाव समय पर हो पाएंगे? निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में चुनाव समय पर हो पाना मुश्किल लगता है। ये बात जो समझनी चाहिए। अगर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी तो पूरी प्रक्रिया को समझने में नए चुनाव आयुक्त को टाइम लगेगा, समय लगेगा, और तुरंत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कार्यक्रम की घोषणा की जानी थी उसमें दिक्कत आएगी। तो ये जो हमारा पहला सवाल है कि क्या समय पर आम चुनाव होंगे, इस पर एक प्रश्न चिन्ह लगता दिख रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर एक सीईसी के भरोसे चुनाव कराया जाता है तो चुनाव को लेकर के, मतलब पारदर्शिता को लेके, निष्पक्षता को लेके, उसको सही ढंग से कराने को लेकर सवाल और गंभीर हो जाएंगे। ये सारी बातें हैं। दर्शकों की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं, मैं वो प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन मैं थोड़ा बोलने में अभी बिजी हूँ, मैटर को समझाने में व्यस्त हूँ। मैं बहुत जल्द ही प्रतिक्रिया लेकर के और बात को रखूंगा, लेकिन बहुत जल्द ही मैं अपनी बात को कंप्लीट करूं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो दूसरा सवाल है, मैं कह रहा था कि क्या समय पर होंगे चुनाव, तो इसको लेकर के क्वेश्चन उठे हैं। दूसरा जो सवाल है कि क्या अकेले चुनाव कराएंगे सीईसी? करा सकते हैं, लेकिन उसमें दिक्कतें आएंगी, ये मैं कह रहा हूं, और दिक्कतें ठीक ठाक दिक्कत आएंगी। इसके अलावा एक सवाल जो महत्वपूर्ण है कि क्या मतभेद के कारण दिया अरुण गोयल का इस्तीफा? इसका उत्तर जानना बहुत जरूरी है। इसका उत्तर जानना इसलिए जरूरी है कि इस्तीफे के पीछे कारण, आगे क्या कुछ होने वाला है, वो हमें समझ में आएगा। अब ऐसे तो ऑफिशियली कोई कारण बताया नहीं गया है कि क्यों इन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन ये बात हमें पता है, किसी तरीके से मालूम है कि राजीव कुमार जी जो सीईसी हैं और अरुण गोयल जी हैं, इन दोनों के बीच ट्यूनिंग नहीं बन रही थी। और आम परसेप्शन ये है कि अरुण गोयल जी केंद्र सरकार के बहुत ताबेदार और बात मानने वाले व्यक्ति रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राजीव कुमार अरुण गोयल से साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे, और इसलिए नहीं बिठा पा रहे थे कि उनको केंद्रीय हस्तक्षेप को हूबहू अरुण गोयल के थ्रू स्वीकार करना अच्छा नहीं लग रहा था। कि इसमें 2 बड़े मामले इलेक्टोरल बॉन्ड के भी हैं और ईवीएम और बैलेट पेपर का भी सवाल है। ये दोनों मामले,
इन दोनों में से किसी एक कारण को लेकर के भी अगर ये मतभेद गहरे हुए और इस हद तक गहरे हुए कि इनको इस्तीफा देना पड़ा, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब यहां प्रश्न उठता है कि जब अरुण गोयल केंद्र सरकार के इतने लॉयलिस्ट हैं, नरेंद्र मोदी अमित शाह जी के इतने लॉयलिस्ट हैं, तो इनके इस्तीफे को इतनी आसानी से क्यों स्वीकार कर लिया गया, ये बड़ा सवाल है। तो इसके पीछे की बात जो है, ये जानने की इच्छा सबकी रहेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको चुनाव लड़ाने की तैयारी हो सकता है कि जैसे एक जज चुनाव लड़ रहे थे, अरुण गोयल को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी हो और सरकार दो और आयुक्त को लेकर आने वाली हो, और वो जब दो आयुक्त आ जाएंगे तो बहुमत से फैसला होगा, और बहुमत से फैसला होगा तो दो आयुक्त अगर नए तरीके से और ज्यादा लॉयलिस्ट कोई आते हैं तो पूरा चुनाव जो है ग्रिप में होगा। ये आगे का रोड मैप नजर आता है जो सरकार जिस पर चल सकती है। तो इसमें जो एक उम्मीद वाली बात आम जनता के नजरिए से आती है, वो उम्मीद कुल मिलाकर राजीव कुमार जी के ऊपर आ टिकती है। मैं राजीव कुमार जी पर फोकस करना चाहता हूं। राजीव कुमार निश्चित रूप से सरकार के असर से तो कोई दूर नहीं होता, लेकिन फिर भी एक रेजिस्टिव व्यक्ति हैं। इनमें गलत करते भी हैं, कर भी सकते हैं, तो जरूरत से ज्यादा नहीं कर सकते, जमीर जहां तक अलाउ करेगा उससे ज्यादा नहीं कर सकते। थोड़ा मॉरल वाले व्यक्ति राजीव कुमार हैं। तो क्या राजीव कुमार आने वाले समय में, ये जो आपको दिखा रहा हूं ये भारत का राजपत्र है, इसी आदेश के तहत अरुण गोयल जी का इस्तीफा स्वीकार किया गया। इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तों और पदावधि अधिनियम 2023 की धारा 11 के खंड 1 के अनुसार में 9 मार्च 2024 से श्री अरुण गोयल निदेशक आयुक्त निर्वाचन आयुक्त द्वारा दिए गए त्यागपत्र को स्वीकार करते हैं। ये आपको भारत का राजपत्र है, और इस तरीके से हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि जो राजीव कुमार हैं उनसे उम्मीदें जनता की जग गई हैं, बढ़ गई हैं, क्योंकि अरुण गोयल बहुत बड़े लॉयलिस्ट थे गवर्नमेंट के, उनको इस्तीफा देना पड़ा है तो कोई बहुत बड़ी बात है जिस पर राजीव कुमार अड़ गए, और जो बड़ी बात है वो इलेक्टोरल बॉन्ड हो सकता है और ईवीएम या बैलेट पेपर हो सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए कि अब इसकी तुरंत कंटेम्प्ट के मामले में सुनवाई होनी है। एसबीआई को बाध्य किया जाएगा कि वो पूरे डिटेल चुनाव आयोग को दे, और चुनाव आयोग जब उसमें कोई फंदा न लगाए, उसको दिखाने, उसको जारी करने के लिए वो सामने आए, तो जाहिर बात है राजीव कुमार जैसे अधिकारी उस हद तक नहीं जाएंगे कि इस एसबीआई से को कंटेम्प्ट देख लेने के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट उनको फटकार लगाए, ये सिचुएशन में नहीं जाएंगे। तो ऐसे में निश्चित रूप से एक जो प्लानिंग बन रही होगी उसमें अरुण गोयल जी के साथ इनके मतभेद आए होंगे, ऐसा कयास ही लगाया जा सकता है, कोई पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन सिम्टम्स यही कह रहे हैं कि एक बड़ा रार, बड़ी ठना है इन दोनों के बीच में, और ये इस्तीफा हुआ है। अब सरकार का जो अगला स्टेप है वो या तो राजीव कुमार को पूरी तरह से कंट्रोल में करेगा, या फिर इसको कंट्रोल में करने के लिए दो आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में चुनाव के आगे टलने के आसार दिख रहे हैं, लेकिन जो उम्मीद की किरण दिख रही है वो ये कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराना, या फिर ईवीएम से चुनाव कराते हुए वीवीपैट की पूरी तरह से गिनती कराने की व्यवस्था करना, या फिर वो काले शीशे को हटाना, ऐसे जो बड़े निर्णय हैं इसको लेकर चुनाव आयोग में मतभेद पैदा हुए हैं, ये पॉजिटिव संकेत है, ये मैं कहना चाहता हूं। और इस बीच अब मैं आता हूं अपने दर्शकों की प्रतिक्रिया लेने के लिए। बिहार इंटर लेवल से ओनली कह रहे हैं कि प्रेम सर नमस्कार, आपको भी नमस्कार। और मैं
डार्क आवर्स लिख रहे हैं, अभी तो शुरुआत है प्रेम जी, आगे आगे देखो होता है क्या। बीजेपी अपने पत्ते एक एक करके खोलेगी। ये पत्ते खोलना है कि ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। डार्क आवर्स लिखते हैं ये सब प्री प्लान्ड है, अगले 10 दिन में देश कुछ बड़े फैसले लेने जा रहा है। बिल्कुल आशंका लगती है, मुझे संभावना शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, ऐसी आशंका लगती है कि ऐसे बड़े फैसले ना हो जिससे कि चुनाव ही प्रभावित हो, चुनाव ही संकट में आ जाए, ये बड़ी बात है। सुमन सिंह जी लिख रहे हैं यू अवेक द नेशन एंड इट्स डिमांड ऑफ नेशन टू सेव डेमोक्रेसी। बिल्कुल डेमोक्रेसी के लिए खड़ा होना, बोलना, समझना, समझाना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। यही कारण है कि मिडनाइट में मैं इस विषय को लेकर बैठा हूं और हरिशंकर जोशी जी हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। जय होते हुए आपका बहुत बहुत आभार हरिशंकर जोशी जी। अमित उपाध्याय जी गुड नाइट कह रहे हैं, गुड नाइट कह रहे हैं, इसका मतलब आप जा रहे हैं, देखना नहीं चाह रहे हैं अभी, लेकिन ये बहुत गंभीर मसला है, इसको देखना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है, अपनी राय देना भी जरूरी है। सरताज हुसैन लिख रहे हैं जनता को अब सड़क पर उतरना चाहिए डेमोक्रेसी के लिए, अपने राइट्स के लिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। ये बहुत गंभीर बात, बहुत उचित बात और सही समय पर कही गई बात है सरताज हुसैन जी की, कहीं देर ना हो जाए। संदीप नाग जी कह रहे हैं सुप्रीम न्यायालय अब पूरी चुनाव को अपने कब्जे में ले लेगी। ऐसा कोई प्रावधान है नहीं संदीप जी, लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें जग गई हैं कि इस उचित समय पर उचित हस्तक्षेप करके इस पूरे लोकतंत्र को, चुनाव प्रणाली को, चुनाव प्रक्रिया को बेपटरी होने से या फिर किसी निरंकुश के हाथों जाने से ताकि रोक सके वो। हरिशंकर जोशी जी लिख रहे हैं क्या यह चुनाव टालने की साजिश तो नहीं। हरिशंकर जोशी जी इस प्रश्न का मैं सकारात्मक उत्तर देता हूं, आंसर तो पॉजिटिव है लेकिन बात पॉजिटिव नहीं है कि बिल्कुल ये चुनाव टालने की साजिश ही लगती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है, सत्ताधारी दल को ऐसा लग रहा है कि देश में उसके खिलाफ माहौल है, अभी अगर चुनाव में जाया जाता है तो उसकी हार हो सकती है। सरताज हुसैन लिख रहे हैं ईवीएम बैन की मांग तेज होनी चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, सड़क पर जनता को उतरना चाहिए। बिल्कुल ये सारी परिस्थितियां ये बता रही हैं कि जनता की आंखें खुले, जनता ये देखे कि जो चुनाव प्रक्रिया है उसका अपहरण करने की कोशिश की जा रही है। अभी नहीं जगे, अभी अगर सड़क पर नहीं उतरा गया तो फिर शायद आगे मौका न मिले या फिर बहुत ज्यादा कुर्बानी वक्त मांगे। इसलिए आज न्यूनतम कुर्बानी और न्यूनतम संघर्ष के साथ इस स्थिति से लड़ा जा सकता है, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हम खड़े हो सकते हैं। फजीलुल हक चौधरी जी लिख रहे हैं ईवीएम नहीं हटा तो कांग्रेस जिंदगी में कभी नहीं जीत पाएगा, 100% गारंटी। आप भी नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, राहुल गांधी की गारंटी की तरह गारंटी दे रहे हैं, चलिए आपकी गारंटी हम मानते हैं। रामाधार चौहान जी कह रहे हैं चुनाव लेट करने का साजिश, बिल्कुल सही आकलन है। आशिर अहमद जावेद जी लिख रहे हैं जर्नलिस्ट अरविंद गुनासेकर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल को लेकर डिफरेंसेस थे राजीव कुमार से। हाँ तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही सूचना दे रहे, मेरे पास भी सूचना रही है कि इन दोनों के बीच में मतभेद थे, पश्चिम बंगाल को लेकर भी रहे होंगे बिल्कुल। हाशिर अहमद, हालांकि मैं थोड़ा सा रुकना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल को लेकर इसलिए रहते हैं कि पश्चिम बंगाल में सरकार बहुत ज्यादा इसमें टर्म में या फेजेज में, बहुत ज्यादा फेजेज में इलेक्शन कराना चाहती है और वहां सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय करके इलेक्शन कराना चाहती है। तो जाहिर बात है कि इसमें डिफरेंसेस होते हैं कि जब उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में कम चरण में चुनाव होंगे तो पश्चिम बंगाल में अधिक चरण में चुनाव क्यों हो, ये पहले भी विवाद उठा था, इस बार भी उठ रहे होंगे। हाशिर अहमद जावेद जी लिखते हैं प्रेम जी राजीव कुमार के अच्छे इंसान हैं, वो ईमानदार भी हैं। बिल्कुल मैं मानता हूं कि बहुत तरह के स्ट्रेस झेलने पड़ते हैं बड़े पदों पर, लेकिन फिर भी इस देश का ब्यूरोक्रेसी में
ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी ताकत हैं जो समय समय पर अपनी सर्विस को, अपनी सेवा को देश के लिए मानते हैं, किसी निर्देश के लिए नहीं मानते। रामाधार चौहान जी लिख रहे हैं, चौहान चुनाव लेट करने की साजिश, बिल्कुल मैंने शायद दोबारा पढ़ा। रविकांत पटेल जी लिख रहे हैं, सर इलेक्शन ओनली बैलेट पेपर से होगा। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अब ईवीएम पर भरोसा रह नहीं गया है। रविकांत पटेल जी लिख रहे हैं, सर ईवीएम बैन होना चाहिए, हम भी आपकी इस मांग के साथ हैं। आप लिख रहे हैं, बैन ईवीएम सेव डेमोक्रेसी, ईवीएम बैन कीजिए, लोकतंत्र को बचाइए। मलक कुमार लिख रहे हैं, हो सकता है कि उनके ऊपर कुछ ऐसा इलीगल काम करने के दबाव डाला जा रहा हो जो जो इलीगल हो, मतलब ऐसा दबाव डाला जा रहा हो जो इलीगल काम करने का आप ये संभावना जता रहे हैं। रविकांत पटेल कह रहे हैं, सर इलेक्शन ओनली बैलेट पेपर से होना चाहिए। इसी तरीके से हरिदेव जोशी जी, हरिशंकर जोशी जी फिर से प्रणाम बोल रहे हैं, जाग रहे हैं जोशी जी, आप सबका उत्साह वर्धन करते रहिए। राजेंद्र कुमार जी लिख रहे हैं, अध्यादेश इलेक्टोरल बॉन्ड पर विशेष सत्र बुलाया जाएगा। ये आप कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर विशेष सत्र और अध्यादेश की बात कह रहे हैं। देखा जाए, आपकी ऐसी संभावना हो सकती है। रविकांत पटेल कर रहे हैं, अरुण गोयल और राजीव कुमार बोथ आर टेररिस्ट मैन। मैं समझ नहीं पाया। बहरहाल जल बिहार, जय बिहार कहते हैं, सर मुझे लगता है एवरीथिंग इज डन नाउ ऑफ डेमोक्रेसी। अब सब कुछ किया जाएगा और सब डेमोक्रेसी के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए। कृष्ण नमस्कार कर रहे हैं, मोहम्मद गुरफान जी आपको भी नमस्कार। कृष्ण कुमार कह रहे हैं, दिस इज नॉट द टाइम टू फाइट इलेक्शंस बट टाइम टू फाइट ऑन द स्ट्रीट्स। ये चुनाव लड़ने का समय नहीं बल्कि सड़क पर लड़ने का समय है। कृष्ण कुमार जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अरिहंत दुबे कह रहे हैं, खेल में ईवीएम ही है, इस पूरे खेल में ईवीएम ही है, ऐसा अरिहंत जी कह रहे हैं। जय बिहार लिख रहे हैं, रोड पर उतरना पड़ेगा लोगों को। गौरव जी कह रहे हैं, ईवीएम बैन करना चाहिए। हाशिर अहमद जी कह रहे हैं, मैं ईवीएम के फेवर में हूं, बैलेट पेपर के फेवर नहीं हूं, क्योंकि ईवीएम हैक करना बड़े लेवल पे पॉसिबल नहीं है। चलिए, ये आपकी राय है हाशिम जी, हाशिर अहमद जावेद जी। लेकिन अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जबकि HEL में एक पार्टी के पदाधिकारी स्वतंत्र डायरेक्टर बन के बैठे हैं और ये पता चल गया है कि वो चिप को बदला जा सकता है और कंट्रोल जो है सेंट्रल हो चुका है। तो ऐसे में अब बड़े पैमाने पर भी जो ईवीएम है उसको हैक करने या प्रभावित करने की स्थिति बन चुकी है। पहले वाले हालात नहीं रहे, स्थिति बदली है। ब्लैक शीशा भी नया प्रयोग है। इसलिए कब कौन सी टेक्निक बदल दी जाए हमें और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मशीन पर विश्वास नहीं रह गया है, ये मेरा मानना है। डार्क आवर्स कह रहे हैं, जी बैलेट पेपर चोरी हो जाएंगे तो कैसे यकीन होगा जिसके पास पुलिस है। देखिए, बैलेट पेपर चोरी भी होते हैं तो उसका पता होता है, उसके बारे में जानकारी होती है, उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन ईवीएम से अगर हेर फेर हो गई तो दोबारा गिनती भी नहीं कर सकते। दो गिनती करने के लिए तो 1 2 3 4 आपके पास फिजिकल कुछ होना चाहिए। वहां तो बस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कुछ डिजिट्स होते हैं जो इधर से उधर हो जाते हैं, इसलिए उसको दोबारा गिना नहीं जा सकता। ये सबसे बड़ा डिमेरिट है मशीन का। और देखिए आगे आगे होता है क्या, ऐसा हरिशंकर जी कह रहे हैं, हरिवंश दुबे जी कह रहे हैं, ईवीएम शुड बी बैंड। डार्क आवर्स कह रहे हैं कि जिसके पास पावर होगी वही बैलेट लूट लेंगे। बैलेट लूट जाते थे इसलिए तो हम ईवीएम लेके आए थे, ऐसा नहीं है। ईवीएम एक नया इजाद था, एक लोकतंत्र में विश्वसनीय पोलिंग सिस्टम का नाम था, इसलिए आया। लेकिन दुनिया में हर जगह इसको गलत पाया गया। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस पर संदेह जताते हुए ईवीएम को रिजेक्ट कर दिया। जब दुनिया की एक अदालत, जर्मनी जैसे देश की अदालत, ईवीएम को रिजेक्ट कर चुकी हो तो उस ईवीएम को हिंदुस्तान में क्यों रखा जाना चाहिए। बांग्लादेश तक ने भी बैलेट पेपर से आना कबूल किया है। लूट ले जाएगा, लूट कैसे ले जाएगा,
हमारी उसी चीज को तो रोकने की व्यवस्था करनी है, और लूट ले जाएगा तो दोबारा चुनाव होगा। बापू की भारत लिखते हैं, मुझे लगता है कि आप मोदी मैं मंथ में इस्तीफा देकर राष्ट्रपति बनकर देश का शासन करेगा, इसलिए इसी इस्तीफा दिया है। चलिए, आप थोड़ा ज्यादा और दूर की सोच रहे हैं। हरिशंकर जोशी जी कह रहे हैं डरा हुआ राजा खतरनाक हो जाता है। हरिशंकर जोशी जी तो लगभग वही बात कह रहे हैं। भाई, हमें तो फिर थोड़ा सहमत होना पड़ेगा, या अंतर अपने आप को सोचना पड़ेगा फिर से कि बात वहां तक जा रही है क्या? जाति दिख रही है, मैं नहीं देख पा रहा हूं क्या? अरिहंत दुबे जी कह रहे हैं चिप को बदला जा रहा होगा, इसलिए रिजाइन किया होगा। ये बात आपकी जो है बहुत गंभीर लगती है, मुझे भी ऐसा लगता है। आप सही कह रहे हो सकते हैं। बीट द बर्ड्स कहते हैं सर, इस इस्तीफे से किस पार्टी को बेनिफिट मिल सकता है? देखिए, इस इस्तीफे से चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश में बाधा के तौर पर मैं देखता हूं। चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश चूंकि असफल हो रही थी, इसलिए उसने इस्तीफा दिया। और ये प्री प्लान्ड इस्तीफा लगता है, सरकार की मर्जी से दिया गया इस्तीफा लगता है, क्योंकि इस्तीफा वो रिजेक्ट भी कर सकते थे। चुनाव सर पे था, कहते चुनाव कराओ उसके बाद हम इस्तीफा लेंगे। ऐसा कौन सा कारण आ गया कि हम इस्तीफा आपका स्वीकार करें? ये सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन बड़े प्रेम से इस्तीफा दिया गया है, इसलिए मुझे प्लान्ड रिजिग्नेशन लगता है। आशिर अहमद जावेद जी कहते हैं बैलेट पेपर हर पार्टी चोरी कर सकती है। बैलेट पेपर ये भी आप कह रहे हैं हर पार्टी जब चोरी करेगी तो रैशनलाइज हो जाएगा, यानी बहुत मामूली फर्क पड़ेगा, ऐसा भी सोचा जा सकता है। आशिर अहमद जावेद कहते हैं एक टाइम पे बीजेपी भी ईवीएम पे सवाल करती थी, तब कांग्रेस ने क्यों नहीं हटाया ईवीएम? जब सवाल करती थी तब से और अब में ईवीएम में बहुत फर्क आ चुका है। अब ईवीएम की टेक्निक बदली है और खतरनाक हुई है, और हैक या फिर प्रभावित करने वाली हुई है। और कांग्रेस कोई भी राजनीतिक पार्टी, मान लीजिए कांग्रेस ने नहीं किया तो क्या वो सही है? कांग्रेस ने नहीं किया तब भी हम बोलेंगे कि नहीं, ईवीएम पर हमें भरोसा नहीं है तो हम चुनाव ईवीएम से नहीं चाहते, ये जनता बोलेगी। कांग्रेस ने नहीं किया तो वो सही थोड़े हो जाएगा, कांग्रेस ने नहीं किया तो वो आइडियल है, ऐसा नहीं है। रविकांत पटेल लिख रहे हैं आसिर भाई आज जनता ईवीएम को हटाने के लिए तैयार है। ये भी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। हाफिज मोहम्मद मुर्तजा जी लिख रहे हैं बैलेट पेपर पर इलेक्टोरल कराने में क्या है? हाँ, पूछ रहे हैं कि बैलेट से चुनाव कराने में क्या है? जब जब जीत रही है तो पेपर से वोटिंग कराने से क्यों डरती है? जब बीजेपी जीत रही है तो पेपर से भी जीत सकती है, करा लीजिए वोट, जीत जाइए वोट, सीधा एकदम साफ कह रहे हैं हाफिज मोहम्मद मुर्तजा साहब, बहुत सही कह रहे हैं। और रविकांत पटेल कह रहे हैं ईवीएम का यूज वर्ल्ड में कहीं नहीं होता है। सही कह रहे हैं, जिन लोगों ने भी अपनाया था उसे छोड़ दिया। डार्क आवर्स कह रहे हैं प्रतिक्रिया तो लंबी ही होती चली जा रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कोई प्रतिक्रिया छोड़ू नहीं, इसलिए लगातार मैं पढ़ रहा हूं। डार्क आवर्स कह रहे हैं अगर बैलेट आया तो भूल जाओ ये सरकार बदलेगी, जिसे पास आज पुलिस है, ईडी है, वो कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस की आज 100 सीटें आती है, ये भी नहीं आएगी। 80% रूरल है जहां लोगों को पता नहीं बैलेट का। देखिए, ये बात जो है बेवजह का डर है, क्योंकि जनता के बीच में वोटिंग होती है। अगर लूट होती है तो इसका पता भी तुरंत चल जाता है कि अमुक बूथ बूथ को लूटा गया है, ऐसा नहीं कि पता नहीं चलता है। तो एक पार्टी नहीं, पहले भी हम इस व्यवस्था में रह चुके हैं, और ऐसा नहीं कि सारे के सारे बूथ लूट ही लिए जाते थे, लूट की घटनाएं होती थी, लेकिन लूट से बड़ा ईवीएम लूट है। ये तो डकैती है, ये तो आपको पता ही नहीं चलता है। आप वोट दे के चले आते हैं, आपने वोट किसी पार्टी को दिया, चला किसी और को गया। इससे भी बदतर कोई व्यवस्था हो सकती है क्या? आईएस पटेल कहते हैं कुर्सी के लिए जो भी संभव होगा वो सब करूंगा, परंतु कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। ये भाव बता रहे हैं आज की सत्ता का। रविकांत पटेल जी कह रहे हैं ईवीएम में जब से वीवीपैट हुआ है तब से ज्यादा धांधली हो रही है। बिल्कुल, ये बात मैं मानता हूं कि वीवीपैट ईवीएम का शक दूर करने के लिए हुआ था, और वो शक गहराता चला गया।
अभिषेक मौर्य कह रहे हैं विपक्ष को अपनी कमियों को दूर करना चाहिए, ईवीएम पर आरोप लगाकर कुछ नहीं होगा। ये आरोप ईवीएम पर नहीं लग रहा है, ये आरोप, ये बात चुनाव प्रक्रिया को लेकर के है। चुनाव प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि उस पर सबको भरोसा रहे। डार्क आवर्स कहते हैं चलो सर अब सो जाते हैं। ठीक है, आप सो जाइए, बिल्कुल। सब आगे पीछे हम लोग सोएंगे ही। डार्क आवर्स तो अंधभक्त है। इस तरीके से हम देखें कि ओनली कांग्रेस कैन सेव कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। केवल कांग्रेस ही संविधान बचा सकती है और देश बचा सकती है। इस तरीके से ईवीएम की सुनवाई में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब शामिल नहीं है। ये आप देखेंगे कि कौन, उनके पास तो ये नहीं है, बिल्कुल है, वो दूसरे जजेस की पीठ के पास जा चुका है। डार्क हाउस कह रहे हैं अरे सर ये कोई मूर्ख नहीं है, राहुल गांधी का एक भी बयान नहीं है, ममता का एक भी बयान नहीं है, क्या ये सब मूर्ख है? राहुल क्यों यात्रा कर रहे हैं? ईवीएम आंदोलन करो ना। आप सही कर रहे हैं, कोई मूर्ख नहीं है, लेकिन जैसे भी वो आंदोलन को जाएंगे आप ही करार देंगे कि देखो ये पहले हार मान गया। इसी नैरेटिव से बचने के लिए ये ईवीएम का मुद्दा उठाने से बचते हैं। कृष्ण कुमार कहते हैं आई थिंक राजीव कुमार माइट ऑल्सो रिजाइन इफ ही हैज सोल। वो भी रिजाइन कर सकते हैं, हो सकता है कृष्ण कुमार जी, ये कोई बहुत अनोखी बात नहीं होगी। राजीव कुमार का भी इस्तीफा आपको सुनने को मिल सकता है। इस्तीफा देते वक्त देश की जनता को बताना चाहिए, आखिर जनता को पता तो चले इस्तीफा देने के कारण क्या हैं। चोकोलेट कहते हैं सबको रंगून की जेल नजर आ रही है, जल्द ही बहादुर शाह जफर वहां नजर आएगा। वाह, बहादुर शाह जफर इस देश का आखिरी बादशाह कहे जाते हैं। रविकांत पटेल जी कह रहे हैं सर फेकू लोकतंत्र का हत्यारा है। ये तमाम प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। कहीं वो इलेक्शन तो फाइट नहीं करेंगे, ये भी संभव है। और अनिल मसीह जैसे लोग आने वाले हैं तो इसी इसी में जल्दी है, ऐसा कह रहे हैं। रविकांत पटेल कह रहे हैं बिहार में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। चलिए इन सब चीजों पर आते हैं, एक बार फिर से हम रैप अप करते हैं अपनी चर्चा को। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हमने ली हैं और वो है ये कि सबसे बड़ा सवाल जो है आज की तारीख में, वो हम आपको लेकर के आ रहे हैं कि बड़ा सवाल है कि क्या समय पर चुनाव होंगे, आम चुनाव क्या समय पर होंगे। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चुनाव आयुक्त का इस्तीफा हो गया है और इस्तीफे का कारण जो है कुछ न कुछ दोनों मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्त के बीच मतभेद की स्थिति है, ऐसा लगता है। इसके सिम्टम्स लगते हैं। सरकार ने बड़े प्रेम से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, इसलिए एक प्लानिंग भी लगती है कि क्या चुनाव को टालने की ये कोशिश है, इसलिए ये सवाल मौजूद है। अकेले चुनाव कराएंगे सीईसी राजीव कुमार, ऐसी भी स्थिति बन सकती है, लेकिन अकेले चुनाव कराएंगे तो एक बहुत विकट स्थिति भी होगी, उनसे संभलना भी मुश्किल हो सकता है। और लेकिन तैयारी पूरी हो चुकी है। चुनाव समय पर कराने के लिए राजीव कुमार को अकेले ये बीड़ा उठाना चाहिए, वो उठा सकते हैं, लेकिन क्या सरकार ऐसा करने देगी? सरकार के हाथ में 2 और आयुक्तों की नियुक्ति का फैसला है। क्या मतभेद के कारण दिया अरुण गोयल ने इस्तीफा? ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है और हमने इसका जवाब आपको दिया है कि मतभेद हैं, ऐसा हमें पता चला है अपने सूत्रों से कि इन दोनों के बीच मतभेद रहे थे और इस इस्तीफे का कारण हालांकि बताया नहीं गया कि मतभेद है, लेकिन लगता है कि मतभेद ही है। अगर मतभेद थे तो वो ईवीएम को लेकर तो नहीं थे। इस बात के भी पूरे आसार हैं कि या तो ईवीएम या फिर इलेक्ट्रिक बॉन्ड, इन दोनों से इस्तीफे का संबंध है। तो इन सवालों की रोशनी में ये इस्तीफा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये इस्तीफा चुनाव को प्रभावित करने वाला लगता है। ये इस्तीफा समय पर चुनाव होंगे या नहीं, इस सवाल को मौजूद करता है। तो आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देना चाहते हैं और इस बीच कुछ और प्रतिक्रियाएं आई हैं, बहुत जल्दी में मैं प्रतिक्रिया लेता हूं कि कह रहे हैं ये तो पढ़ चुका था, अभी 5-6 प्रतिक्रियाएं नई आई हैं, मैं पढ़ता हूं। कहीं वो इलेक्शन तो फाइट नहीं करेंगे, ये सब मैं ले चुका था। दिस ईयर इज वेरी क्रूशियल फॉर डेमोक्रेसी। बिल्कुल ये साल बहुत महत्वपूर्ण है।
गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, जफर अब ठंडी हुई जब तेग हिंदुस्तान की। बहुत जोश है रात के वक्त भी। प्रजापति जी लिख रहे हैं इस्तीफा दिया है कि दिलाया गया है। वाह, क्या सवाल है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे भी लगता है इतना प्रेम से इस्तीफा लिया गया है, कुछ ना कुछ बात है, ये दिलाया गया भी हो सकता है। दे नीड पपेट विथ ब्रेन, उनको पपेट चाहिए, जिनके पास दिमाग हो और पपेट हो, वो कर रहे हैं। और इसी तरीके से क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ईवीएम की सुनवाई चीफ जस्टिस साहब की बेंच के पास आ जाए? ऐसा नहीं हो सकता, चूंकि ये बेंच बन चुकी है। तो आज की चर्चा को यही विराम देने का वक्त। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़िए, लोगों से जुड़ने के लिए कहिए और इस बातचीत का हिस्सा होइए, शरीक होइए चर्चा में, ताकि लोकतंत्र को बचाने का जो ये वक्त है इसका क्षण क्षण इस्तेमाल हो सके। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।